जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है और इसके अंतर्गत हम लोग वर्ष 2021 के जो हिस्ट्री का जो प्रश्न पत्र है उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको आंसर सहित जो है वो आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले भी क्या है कि आपको ये जो 2021 का जो क्वेश्चन बैंक चल रहा था, ठीक है ना, हिस्ट्री का, उसका 3 क्लास जो है आपको हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस 3 क्लास को देख लेंगे। आज ये इसका चौथा क्लास है। तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का एनालिसिस कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको 75 से लेके यानी 76 से लेके 100 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के एनालिसिस का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है, ठीक है ना, वो आपको किस शासक के काल में हुई थी, यही आपसे क्या है कि आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए करा अशोक, उसके बाद कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो देखिए, तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ना वो आपको कनिष्क के समय में, किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में थी। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इसमें पूछेंगे कि बताइए कि पहला बौद्ध संगति जो है, ठीक है ना, यानी कि पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहेंगे तो आपको कालाशोक। कौन हो जाएगा? कलाशोक। और तृतीय बौद्ध संगति कहा जाएगा तो हो जाएगा आपको, यानी कि मतलब अशोक के समय में। क्या हो जाएगा? अशोक के समय में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि तृतीय क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो क्या कहिएगा? अशोक के समय में। साथियों, तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे। क्या जानते हैं कि पहली बौद्ध संगति जो है वो आपको कहाँ हुई थी? तो देखिए, तो पहली बौद्ध संगति जो थी वो आपको राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। तो इससे आपको बढ़िया से याद रखना है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ होती है, तो क्या कहेंगे? राजगिरी में। उसके बाद है आपको द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो आपको वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। देखिए, सब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगति जो कि आपको कहाँ हुआ था, जानते हैं, तो वो आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ है? पाटलिपुत्र में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। चौथी बौद्ध संगति जो है वो आपको कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन बोले तो इसका मतलब हो जाएगा आपको कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो आपको कहाँ हुई थी? क्या कहिएगा? कुंडलवन, कश्मीर में। उसके बाद जो है आपको ये जो देख रहे हैं पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो आपको राजगिरी में। और द्वितीय बौद्ध संगति कहेंगे तो वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति तो आपको पाटलिपुत्र में थी। यहाँ से आपको सारी चीजों को देख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से बात आती है कि पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए थे। तो देखिए, तो पहली बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको महाकश्यप करते हैं। कौन करते हैं? महाकश्यप। याद रखिएगा। और द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो आपको सवा कामी ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको कौन जाते हैं? मुंगलीपुत्र तीस। और इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति की बात आएगी तो चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र, और जबकि उसकी उपाध्यक्षता जो करते हैं वो आपको कौन जानते हैं? अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे, इधर हम करते रहे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना कि चतुर्थ बौद्ध संगति के जो आपको अध्यक्ष थे, क्या थे? अध्यक्ष वो थे आपको कौन जानते हैं? तो वे थे आपको वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष पूछेंगे भाई, तो ये जो उपाध्यक्ष हो जाएंगे कौन जानते हैं? तो आपको अश्वघोष। क्या हो जाएगा? अश्वघोष, जो बुद्ध चरित्र को लिखा था। और बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 76 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं से दिक्कत रह जाती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? रामानंद, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक। तो आपका आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। और एक चीज याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म होता है वो आपको बंगाल के नदिया में होता है। कहाँ होता है? बंगाल के नदिया में 1486 में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है कि ये जो बंगाल में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया था कौन किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी, क्या जानते हैं कि सबसे पहले भक्ति में झाल कीर्तन का जो प्रयोग किया था कौन किया था? तो देखिए, तो झाल और कीर्तन के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार जो किए थे वो आपको कौन? तो चैतन्य महाप्रभु। इनका संबंध बंगाल से। याद रखिएगा। गुरु नानक जी, ठीक है ना, इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सिख धर्म के प्रवर्तक जो थे कौन थे जानते हैं? गुरु नानक। और गुरु नानक जी का जन्म जो होता है 1400
उनहत्तर ईस्वी में कहाँ होता है? तो वो आपको तलवंडी के अंदर, कहाँ होता है? तलवंडी के अंदर। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से देखिए कबीर है, तो कबीर के जन्म के संदर्भ में वैसे मतभेद है, लेकिन कहीं कहीं 1425 इनके जन्म के संदर्भ में जो है आपको डेट मिलेंगे। तो ये जो कबीर है, इनका जो जन्म होता है वो आपको काशी में, कहा होता है? काशी में। काशी यानी कि वाराणसी, क्या कहेंगे? वाराणसी में, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट जगह पूछेगा काशी का, ठीक है ना, या बनारस का, तो वो हो जाएगा आपको लाहौर तारा। क्या हो जाएगा? लाहौर तारा। यहीं पे इनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। लेकिन नीरू नीरू और निमा नामक जो दो मतलब कि दंपत्ति होते हैं, ठीक है ना, यानी एक दंपत्ति, ठीक है ना, जो इनका क्या करता है कि आपको लालन पालन जो होते हैं वो आपको करते हैं। क्योंकि इनकी माँ जो होती है इनको तालाब के किनारे ही छोड़ दिए रहते हैं लोग लज्जा के भय से। उसके बाद है रामानंद साहब, इनका जन्म होता है 1299 ईस्वी में। कितना में? 1299 में। या एग्जाम में पूछा भी गया है, मतलब कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आपको दक्षिण भारत से, कहाँ से? दक्षिण भारत से, ठीक है ना। उत्तर भारत क्या है? उत्तर भारत अगर भक्ति आंदोलन को कोई लाया था तो वो कौन थे जानते हैं? तो आपको रामानंद साहब थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लाया था? तो क्या कहेंगे? रामानंद साहब। और रामानंद जो थे वो सबसे पहले भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए क्या किए थे कि आपको हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 77 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? साथियों, तलवंडी जो है ना वो आपको गुरु नानक जी का क्या है कि आपको जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म होता है कब, और बताए थे 1469 ईस्वी में। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रश्न में इनकी मृत्यु कब होती है? तो देखिए इनकी मृत्यु जो होती है 1539 ईस्वी में। अर्थात तो इनकी मृत्यु होती कहाँ है? तो आपको करतारपुर में। कहा होती है? करतारपुर में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। फिर इधर देखिए और भी संत दिए हुए हैं। कबीर ये निर्गुण विचारधारा के क्या थे? क्या आपको एक प्रमुख संत थे। याद रखिएगा कबीर जो थे निर्गुण विचारधारा को मानते थे, अर्थात मूर्ति पूजा पे बल नहीं देते थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देखना है। दूसरी बात, रैदास जो कि आपको रामानंद के क्या थे कि 12 शिष्यों में से एक थे। क्या थे? एक थे, ठीक है ना। मीरा, तो देखिए मीरा जो थी वो आपको भक्ति आंदोलन की महिला संत थी, जो आपको कृष्ण को अपना क्या करती थी कि आपको उपासक मानती थी, ठीक है ना। यानी कि मीरा जो है कृष्ण को, ठीक है ना, कि आपको प्रेयसी, क्या है? प्रेयसी और पति मानती थी। क्या मानती थी? पति मानती थी। तो इन चीजों को भी आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि कौन भक्ति आंदोलन की महिला संत जो है वो कृष्ण को उपासक थे, तो क्या कहेंगे? तो आपको मीराबाई। और मीराबाई का जो जन्म होता है वो आपको राजस्थान में होता है। क्या होता है? राजस्थान में। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं आपको 78 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा था? आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो बार बार बोल रहे हैं आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो क्या कह रहा है? कबीर। ऑप्शन बी गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद। तो देखिए तो बीजक में जो है ना वो आपको कबीर का उपदेश जो है वो आपको संग्रहित है। क्या है? संग्रहित है। मतलब कबीर के जो उपदेश है उसका जो संग्रह है किस पुस्तक में था? आपको बीजक में। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। गुरु नानक क्या कहेंगे? तो आपको गुरु ग्रंथ साहब में। क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इन संतों के बारे में अभी हाल फिलहाल ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताएं, तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको एक हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि रामानंद जो थे वो आपको दक्षिण भारत से क्या कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए थे। और ये जो चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं ये झाल कीर्तन का सबसे पहली बार क्या कहते हैं कि आपको प्रयोग किए थे भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। हालांकि ये जो चैतन्य महाप्रभु है इनका क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। क्या था? उड़ीसा तक था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। और एक चीज और याद रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु के जो पाठशाला का नाम था वो क्या था? तो आपको निमाई पंडित। क्या था? निमाई पंडित। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि निमाई पंडित जो है किसके पाठशाला का नाम था? तो क्या कहिएगा? चैतन्य महाप्रभु के जो पाठशाला का नाम था वो था आपको क्या जानते हैं? निमाई पंडित। तो उम्मीद है साथियों कि आपको सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सुनिए, क्या कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो देखिए तो कैप्टन हॉकिंस जो है ना वो आपको जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1608 ईस्वी में। और 1611 ईस्वी तक यह रहा था। तो याद रखिएगा कि मुगल दरबार में व्यापारिक कार्यों से आने वाला
जो आपको प्रथम अंग्रेज था, ठीक है ना, वो आपको कौन था जानते हैं? तो आपको कैप्टन हॉकिंस था, जो किसके दरबार में आया था? तो कहेंगे जहांगीर के दरबार में। तो देखिए, तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो आता है 1608 में। इसके अलावा आपको टॉमस रो जो होता है, ठीक है ना, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में क्या होता है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से क्या होता है कि आपको जहांगीर के दरबार में आता है। तो देखिए, तो सर टॉमस रो कहे तब, और आपको कैप्टन हॉकिंस कहे तब, या फ्रांसिस सी पेलसर्ट कहे तब, ये सभी जो था वो किसके दरबार में आया था जानते हैं? तो आपको जहांगीर के दरबार में। देखिए यहाँ पे कई सारे मुगल बादशाहों का नाम दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना, उस समय अकबर जो होता है वो क्या होता है कि मुगल बादशाह होता है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जो अकबर है, अकबर का शासनकाल क्या है? तो देखिए, अकबर राजा बनता है 1556 में, और 1605 ईस्वी तक ये क्या कहता है कि आपको शासन करता है। तो इसका शासनकाल यहाँ से आपको क्या रखना है। फिर यहाँ से देखिए औरंगजेब। तो देखिए, तो औरंगजेब का जो शासनकाल है ना, वो आपको 1600 कितना से जानते हैं? तो आपको 58 से 1707 ईस्वी जो है इसका शासनकाल है। उसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां का शासनकाल 1628 से जो है तो आपको 1600 कितना है जानते हैं? तो आपको 58 है। क्या है? 58 है। कहीं कहीं 1627 में मिलेंगे, याद रखिएगा। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। जहां पर आपको जैसा मिल जाए, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी किसी बुक में जो है 1627 में देता है, ठीक है ना। तो 1627 28 से 1658 जो है शाहजहां का जो है वो आपको शासनकाल है। अब देखिए, और शाहजहां के काल में क्या हुआ था कि आपको स्थापत्य कला का खूब विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? तो कहेंगे स्थापत्य कला का, ठीक है ना। तो देखिए, तो स्थापत्य कला के अधिक विकास होने के कारण क्या है कि शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है जानते हैं? तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि बताइए कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के काल को कहते थे, क्या कहिएगा? शाहजहां के काल को। उसके बाद औरंगजेब जो है, इस औरंगजेब को साथियों जिंदा पीर, क्या है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से। तो देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या कहोगे? जानते हैं? तो औरंगजेब। उसके बाद है जहांगीर। तो देखिए, तो जहांगीर के समय में साथियों क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको चित्रकला का क्या कहेंगे कि आपको चित्रकला का जो है खूब ज्यादा जो था वो आपको क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको विकास हुआ था, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से क्या कहना है कि आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चित्रकला का क्या है? चित्रकला का स्वर्ण काल जो कहा जाता है, किसके काल को? तो कहेंगे जहांगीर के काल को। तो यहाँ से एक बात आती है कि जहांगीर का शासनकाल था कितना? तो देखिए, जहांगीर का शासनकाल साथियों वो आपको 1605 से 1627 था। क्या था? 27 था। और इसी बीच में आपको कौन आया था? तो आपको कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। तो देख रहे हैं कि ज्यादातर जो आपको मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि है, वो आपको व्यापारिक अनुमति लेने के लिए वो आपको किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। तो इस चीज को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पर अकबर। तो अकबर को हम लोग मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक। तो साथियों इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि मुगल वंश का अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे जानते हैं? अकबर को। और अकबर राजा बनता है 1556 में, और 1605 में इसकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है इसका बेटा, कौन जानते हैं? तो आपको जहांगीर। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख लीजिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्या है? ट्रूथ किसके द्वारा जो है लिखी गई आपको पुस्तक है या किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, कह रहा है लियो टॉल्स्टॉय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही 1921 इसमें क्या था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नामक पुस्तक जो थी वो आपको लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है, यह है क्या? तो आपको आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो गांधी जी की, ठीक है ना। ये पुस्तक कब प्रकाशित होती है? 1921 में। यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो साथियों अगर भाषा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको गुजराती। क्या हो जाएगा? गुजराती। है देखा किस भाषा में लिखी गई थी? क्या कहेंगे?
तो आपको गुजराती भाषा में जो है वो आपको लिखी गई। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ का मतलब होता है क्या? तो कहेंगे सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या कहेंगे? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। और महात्मा गांधी को क्या है ना, हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से क्या कहते हैं, क्या आपको जानते हैं? लोग इन्हें प्यार से जो है वो आपको बापू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और इनके जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को जो होता है साथियों, वो क्या होता है जानते हैं? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे। और इधर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, एक चीज याद रखिएगा, इन्हें गुरुदेव क्या है, गुरुदेव की उपाधि से जो है नवाजा गया है। इन्हें विश्व कवि क्या है, विश्व कवि भी कहा जाता है कि नहीं जानते हैं? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें क्या होता है जानते हैं? कि आपको नोबेल प्राइज जो था हमको मिला था, मतलब एशिया में, भारत ही नहीं बल्कि एशिया के ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना? कब मिला था? तो याद रखिएगा 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना? तो इस बात को अच्छे से आपको याद रखना। देखिए काफी चीज ऐसे एडवांस इसलिए बता देते हैं ताकि आपके जो आर्ट्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो आपकी नॉलेज हो वो आपको पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और ये सब क्या होता है कि आपको आगे चलकर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आपको बहुत काम देते हैं। ठीक है ना? चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो देखिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्या कर दिया जाता है कि आपको वापस कर दिया। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कहीं कहीं नाइटहुड भी दिया रहता है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम और भी ऑप्शन पे कुछ विचार कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए अब है महात्मा गांधी। तो देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन और सहयोग आंदोलन जो था चला था, इसे आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने। इस बात को याद रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो आपको भारतीय अशांति का जनक क्या कहेंगे? अशांति का जनक। तो यह कहने वाला एक अंग्रेज जो था, क्या है? अंग्रेज आपको इतिहासकार था जिसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग देश नायक क्या कहते हैं? देश नायक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें नेताजी क्या है? नेताजी भी क्या है कि आपको कहा जाता है। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती क्या आएगी? एक बात आएगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो था वो कब होता है? तो याद रखिएगा इनका जन्म 23 जनवरी क्या है? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका क्या होता है कि आपको जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु होती है ये भी याद रखिएगा, वो आपको 18 अगस्त, ठीक है ना, 1945 को एक विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनकी मृत्यु जो है आज भी एक रहस्य बना हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। कारण क्या है कि इनकी मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश करने से हुआ था। लेकिन उस दिन ताइवान के रिकॉर्ड में जो है आपको 18 अगस्त 1945 के किसी प्लेन के जो है वो आपको क्रैश होने की जो सूचना है वो आपको दर्ज है ही नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि इनकी मौत जो है कुछ मिस्ट्री जो है आपको रखा हुआ है। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं और भी चीजों पर। जैसे महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? तो आपको 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग ऐसे लोग थे जो आपको श्रीमद् भगवत गीता से भी काफी ज्यादा क्या थे कि आपको प्रभावित थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 23 जनवरी को क्या होता है, क्या एक दिवस मनाया जाता है भारत में, और वो दिवस है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ठीक है ना? देखिए क्या है, क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, मार्लेमेंटो सुधार एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। तो देखिए इसमें जो मॉन्टेग्यू है वह भारत का क्या था कि आपको सचिव था। क्या था? भारत सचिव। देखिए ये जो मॉन्टेग्यू है क्या है? तो कहेंगे भारत सचिव। क्या है? भारत सचिव। और इधर जो देख रहे हैं चेम्सफोर्ड, या चेम्सफोर्ड है क्या? तो यह है आपको भारत का वायसराय। क्या है? भारत का वायसराय। इस दोनों ने मिलकर क्या हुआ था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए क्या किया था कि आपको अपना अगस्त प्रस्ताव जो होता है वो आपको क्या करता है कि आपको मतलब प्रकाशित करता है। ठीक है ना? और इसी को अगस्त प्रस्ताव जो होता है ये इन लोगों के द्वारा क्या होता है कि आपको 1917 में ही जो होता है वो आपको पेश किया जाता है। क्या है? पेश किया जाता है। और उसी के आधार पर क्या होता है कि आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, या इसी को कहते हैं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आपको तैयार किया जाता है। तो डायरेक्ट आपका प्रश्न
पूछ रहा है 1919 के अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। और ये जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, यह आपको 1909 में आया था, यानी कि भारत परिषद अधिनियम। इसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या कहा जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो देखिए कौन कब आया था, इस पर भी जानिए। इंडियन काउंसिल्स क्या है, काउंसिल्स एक्ट, ये जो आया था कब, 1909 में। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें जो मार्ले हैं वो आपको भारत के सचिव थे, और मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। और रॉलेट एक्ट आपको पता होगा कि भारत कब आता है, ठीक है ना। तो आपको यानी कि 19 मार्च से 1919 को जो होता है रॉलेट मतलब रॉलेट एक्ट जो होते हैं वो आपको भारत आते थे। याद रखिएगा यह कब आया था, रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है ना। 19 मार्च का वो दिन था, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट। यह आपको 1875 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। और उस समय जो भारत का वायसराय था वो आपको लॉर्ड लिटन था। कौन था, लॉर्ड लिटन था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो क्या कहेंगे, लॉर्ड लिटन। और इसने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया था कि आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था आपको पारित किया था। तो इस सब बात को आपको देख लेना है। तो जो कुछ भी आपको नए लग रहे हैं या जो कुछ भी हम समझा रहे हैं उसे आपको बढ़िया से देखते चलना है। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। तो ये जो देख रहे हैं 83 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो आपको 24 जनवरी 1950 को। और इस बैठक में क्या होते हैं कि 284 सदस्य जो होते हैं अंतिम रूप से क्या करते हैं कि आपको संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि अंतिम बैठक में 284 सदस्य उपस्थित होते हैं, जबकि आपको प्रथम बैठक में जो होता है वो आपको 210 सदस्य जो होते हैं वो आपको उपस्थित होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो प्रथम बैठक है कब हुई थी, तो साथियों यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप क्या कहोगे, 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कहते हैं, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन कहते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है आपको प्रथम बैठक की क्या की गई थी कि आपको अध्यक्षता की गई थी अस्थायी तौर पर। कैसे, अस्थायी तौर पर। साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से बात आती है कि जो अंतिम बैठक हुआ था इस अंतिम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे, राजेंद्र प्रसाद। क्यों, क्योंकि ये संविधान सभा के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। इसीलिए देखिए 11 दिसंबर से जो भी बैठक हुआ संविधान सभा की, उस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ठीक है। केवल 9 दिसंबर की बैठक की अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ठीक है ना। तो इस सब बात को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन आता है कब, यह समझ ली जाए। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन क्या होता है कि आपको भारत आता है। और इसमें 3 सदस्य होते हैं, देख लेते हैं वो है कि नहीं। पैट्रिक लॉरेंस ये भी थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी थे। यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी करने का मतलब हुआ कि इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। तो फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है, अंतर्गत आने वाले जो 3 सदस्य थे उसमें से एक पैट्रिक लॉरेंस थे। यह आपको ब्रिटेन की संसद में जो थे किस पद पे थे, तो ये आपको भारत सचिव के पद पर थे। किस पद पर थे, भारत सचिव के पद पर थे। यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो पैट्रिक लॉरेंस है यह आपको किस पद पे थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको भारत सचिव, क्या कहेंगे, भारत सचिव के पद पे थे। उसके बाद आपको एबी अलेक्जेंडर जो था वो आपको नौसेना मंत्री था। क्या था, नौसेना मंत्री। मतलब देख रहे हैं ना इसमें जो भी सदस्य आया था कैबिनेट मिशन में सब आपको ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड, क्या कहेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। क्या जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना है यह जो भारत आया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य होता है। एक तो सबसे पहले आपको संविधान निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार का क्या करना है कि आपको गठन करना, ठीक है ना। ये दोनों जो होता है साथियों इसका क्या होता है कि आपको मतलब कि मूल उद्देश्य होता है। मूल उद्देश्य मतलब क्या हो गया कि आपको
प्राथमिकता जो होती है इसमें इसी को दिया जाता है क्या, तो आपको अंतिम सरकार का गठन करना, और दूसरी बात आपको क्या हो जाएगा, तो संविधान का निर्माण करना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना जो होती है वो आपको अपने प्रस्तावों की जो घोषणा करती है वो कब करती है, तो देखिए तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा अपने प्रस्तावों की घोषणा जो होती है 16 मई 1946 को किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपको कांग्रेस जो होते हैं और मुस्लिम लीग अपनी सहमति क्या करते हैं कि आपको देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको संविधान सभा का गठन होता है, फिर उसके लिए क्या होता है कि आपको चुनाव होते हैं। तो देखिए तो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी ना उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए, कह रहा है कि भारत और किस वर्ष गणतंत्र बना था। तो साथियों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी वर्ष जो है भारत एक गणतंत्र देश बना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर गणतंत्र का मतलब होता है क्या, तो देखिए गणतंत्रीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें आपको राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वंशानुगत व्यक्ति जो होते हैं वो आपको नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से एक चीज आती है कि भारतीय संविधान में जो आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरित है, तो कहेंगे वो आपको फ्रांस से। कहाँ से प्रेरित है, फ्रांस से। तो याद रहेगा भारतीय संविधान में जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहेगा, तो आपको फ्रांस से। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है 1952 में तो क्या हुआ था, तो आपको प्रथम आम चुनाव क्या कहेंगे, प्रथम आम चुनाव जो होता है कब होता है, तो कहेंगे 1952 में। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव 1952 में, लोकसभा राज्यसभा का गठन भी कहेंगे तो 1952 में। 1957 में देखिए क्या होता है कि आपको पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, ठीक है ना, तो आपको केरल में क्या बनती है, केरल में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा केरल में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कब बनी थी, 1957 में। जो ऑप्शन है ना एक आध वो उसको एनालिसिस करें। 1947 तक 15 अगस्त के दिन हमारा देश जो होता है आपको आजाद होता है, और 1947 में ही क्या होता है कि आपको एशियाई संबंध सम्मेलन जो होता है नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीदें समझ गए होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 86 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। पूछेंगे कि बताइए कि भारतीय संविधान में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कहेंगे आपको फ्रांस से। कहां से, फ्रांस से। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था। तो देखिए तो भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय था ना साथियों वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत का वायसराय बनकर आता है कब, तो देखिए यह 24 मार्च 1947 को भारत का क्या हुआ था कि आपको वायसराय बनकर जो है वो आपको आया था, ठीक है ना। और हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है तो इसी वायसराय को प्रमोट करके क्या होता है कि आपको भारत का गवर्नर जनरल जो होता है वो आपको बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब इसी में प्रश्न पूछेगा साथियों कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। यानी कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि ये पहले और अंतिम भारतीय हुए जो आपको गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। ये हमारे देश के दूसरे क्या है कि आपको प्रधानमंत्री, जिनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल 1964 से 1900 कितना है, तो आपको 66 है। तो इस बात को याद रखना है 1964 से कितना, तो आपको 1966 प्रधानमंत्री पद पर इनका क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको कार्यकाल। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का क्या कहते हैं कि आपको नारा दिए थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना। कब दिए थे, तो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय, और ताशकंद में इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु होती है जब वो आपको ताशकंद समझौता करने के लिए गए होते हैं तब, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए उसके बाद रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसका निर्धारण जो किया था आपको रेड क्लिफ ने। कौन किया था, रेड क्लिफ ने, इसलिए उसका नाम है। पर आपको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो कहिएगा 1947 में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों के समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1850 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए कांग्रेस के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं, देखिए
यहाँ से कुछ चीज जान लीजिए, जैसे इसके संस्थापक जान लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं, इसके प्रथम महासचिव नहीं जानिए, यानी कि प्रथम अध्यक्ष जान लीजिए, क्या है प्रथम अध्यक्ष, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले हम उसको टारगेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या कहेंगे, प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए तीन चार चीज यहाँ से खूब पूछे जाते हैं, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद हो जाएगा आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या कहेंगे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि जिस समय आपको कांग्रेस का गठन हुआ था, उस समय जो आपको वायसराय थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत का वायसराय उस समय कौन था। देखिए कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था किस ले जानते हैं, तो आपको अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से समझिए चार पांच क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कांग्रेस से खूब पूछे जाते हैं, और इस साल 2023 में तो एकदम बहुत ज्यादा ही क्या है कि आपको पूछा गया है। तो चलिए इससे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको समझना है संस्थापक के बारे में, किसके बारे में, संस्थापक के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथियों, इसके जो संस्थापक थे ना, वो आपको एओ ह्यूम थे। कौन थे, एओ ह्यूम, याद रखिएगा क्या नाम है इनका, एओ ह्यूम। पूरा नाम कहेंगे एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष वो आपको डब्ल्यू सी बनर्जी, क्या है, डब्ल्यू सी बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसके क्या थे, क्या आपको पहले अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाएंगे आपको एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट, ये आयरिश मूल की थी, यानी कि आयरलैंड की थी, ठीक है ना। उसके बाद है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये हो जाएंगे आपको सरोजिनी नायडू, क्या है, सरोजिनी नायडू। तो इन सभी चीजों को आपको देखना है। उसके बाद है भारत का वायसराय जो था उस समय वो था आपको लॉर्ड डफरिन, क्या है, डफरिन। तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, डफली बजा रहे थे, मतलब डफली मतलब क्या हो गया, डफरिन थे, क्या थे, डफरिन थे, भारत के वायसराय उस समय। यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो आपको कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन, जानते हैं, तो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी कब, तो आपको 1885 में, किस अधिवेशन में, तो आपको बम्बई अधिवेशन में, जिस समय गठन हुआ था उसी समय। और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों की अगर बात कहा जाए तो आपको 72 कहेंगे, क्योंकि उस समय 72 प्रतिनिधि वहां पे क्या थे कि आपको उपस्थित थे। उसके बाद है एनी बेसेंट, कब बनी थी, 1917 में, कलकत्ता का अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। तो देखिए इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बड़ा क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा सही वो आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, महात्मा गांधी, माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और याद रखिएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद पर जो कार्यकाल था वो आपको 1950 से 1962 यानी कि 12 वर्ष था। कितना वर्ष था, 12 वर्ष था। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए फिर यहाँ से बात आती है कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साथियों हम लोग अजात शत्रु क्या कहेंगे, अजात शत्रु। इसके अलावे इन्हें देश रत्न, क्या है, देश रत्न के उपाधि से भी क्या किया गया कि आपको नवाजा गया। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते, क्या है, आगे चलते हैं और कुछ बात को और भी जानेंगे। जैसे देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। इस बात को आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन आपको भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी चर्चा किए हुए हैं, ठीक है ना। इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो आपको कौन निधन देता, आपको महात्मा गांधी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और भी महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि इनके जो पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, तो राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको बताया जा रहा है, उन सभी चीजों को आप अच्छे से याद रखोगे। तो यहाँ से प्रश्न आपका कर रहा था प्रथम राष्ट्रपति, तो समझ गया होगा कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए साथियों कह रहा है कि जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी। तो देखिए जय हिंद, इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा दिए थे कौन जानते हैं, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए उसके बाद है भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद,
साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा कौन दिए थे? तो आपको भगत सिंह। उसके बाद है आराम हराम है का नारा कौन दिए थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं आप, यानी कि 90 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि भगत सिंह जी को हम लोग शहीद ए आजम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शहीद ए आजम के नाम से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भगत सिंह जी को शहीद ए क्या कहेंगे? आजम। क्या कहेंगे? आजम के नाम से जानते हैं। और भगत सिंह जी को जो आपको शहादत मिली थी 23 मार्च, क्या कहेंगे? 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनकी क्या हुई थी कि आपको शहादत हुई थी, यानी कि इनको अंग्रेजों के द्वारा जो था वो आपको फांसी दे दिया गया था। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं समझिए। कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए, तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी ना साथियों, वो आपको राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो 4 बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना? उस चारों बौद्ध संगति को आपको जान लेना है। प्रथम राजगिरी में, ठीक है ना? दूसरा जो है वो आपको वैशाली में, तीसरा कहेंगे तो आपको पाटलिपुत्र में, और चौथा कहेंगे तो कुंडलवन कश्मीर में। तो जो भी बौद्ध संगतियां हुई थी या बौद्ध आपको परिषद हुई थी, इस सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। किस समय कौन शासक था, ठीक है ना? किस समय कौन राजा था। तो देखिए, तो इस पे हमने एक स्पेशल वीडियो जो है वो आपको स्टैटिक जीके के जो आपको टॉपिक होते हैं उसमें बनाकर रख दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो आप वहां से जाकर उसे क्या करेंगे, देख लेंगे। 10 मिनट के वीडियो होंगे जिसमें आपको चारों बौद्ध संगति आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए, ये जो 91 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन यहाँ से देखिए ना, कुछ ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिएगा। सारनाथ, तो सारनाथ में क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इस बात को याद रखिएगा कि प्रथम उपदेश जो देते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है ना, वो आपको कहाँ देते हैं? सारनाथ में। बोध गया में इन्हें क्या होता है जानते हैं? तो आपको ज्ञान प्राप्ति क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति होती है, क्या जानते हैं? तो आपको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, क्या कहेंगे? पीपल वृक्ष के नीचे। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना? तो ये जो देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, खैर श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, यह आपको जैन धर्म से संगति मतलब संबंधित है। तो देखिए, तो पहली जो जैन संगति हुई थी वो आपको 300 ईसा पूर्व में, कितना हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। और इसी जैन संगति में क्या हुआ था कि आपको ये जो श्वेतांबर है और आपको दिगंबर, ये दोनों जो था आपको बना था, ठीक है ना? तो यहाँ से बात आएगी कि प्रथम जैन संगति की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? तो वो आपको स्थूलभद्र किए थे। कौन किए थे? स्थूलभद्र। तो देखिए, तो ये जो आपको श्वेतांबर बना था ना, ये आपको स्थूलभद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दिगंबर जो बना था ना, वो आपको भद्र बाहु के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भद्र बाहु के नेतृत्व में। तो देखिए, तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो नेतृत्व किए थे, ठीक है ना, मतलब श्वेतांबर किसके नेतृत्व में बना था? स्थूलभद्र। तो दिगंबर किसके नेतृत्व में था? आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि ये जो स्थूलभद्र के अनुयायी है, ठीक है ना, जो आपको श्वेतांबर थे, क्या थे? श्वेतांबर थे। इनके जो आपको क्या है कि मत जो थे वो किनको मानते थे जानते हैं? तो वे आपको पार्श्व मत के मत को मानते थे। और जबकि दिगंबर वाला जो है महावीर स्वामी के मत को क्या करते थे? क्या आपको मानते थे, ठीक है ना? तो दिगंबर बना था भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर बना था स्थूलभद्र के नेतृत्व में। कब बना था? तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगति में जो था वो आपको बना था। और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको स्थूलभद्र। प्रथम जन संगति कब होती है? तो आपको 300 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है? तो आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। उस समय जो इसको संरक्षक देता है वो कौन राजा देता है? उसका नाम होता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंशीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है वो आपको प्रथम जन संगति को क्या करता है कि आपको संरक्षण देता है। और आपको पता भी होगा कि जीवन के अंतिम दिनों में ये चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं क्या होते हैं कि आपको जैन धर्म को क्या कर लेता है कि आपको अपना लेता है। क्या है? अपना लेता है, ठीक है ना? तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं 92 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इसको अच्छे से आपको देख लेना है। देखिए कह रहा है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, सिख। तो सांची का जो स्तूप है ना साथियों, वो आपको बौद्ध धर्म से क्या है कि आपको संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, तो सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाता है साथियों, वो आपको अशोक करवाता है। कौन करवाता है? तो आप याद रखेंगे अशोक। क्या कहेंगे?
अशोक। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सांची का जो स्तूप है क्या है, सांची का जो स्तूप है वो आपको है कहाँ, तो आपको मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे, तो आपको मध्य प्रदेश में जो है वो आपको स्थित है। इसको आपको याद रखना है। सांची के स्तूप की जो खोज हुई थी तो आपको कब हुई थी, यह आपको 1818 ईस्वी में। कौन खोजा था, तो आपको जनरल टेलर ने। कौन खोजा था, जनरल टेलर ने। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि सांची के स्तूप को जो है कौन खोजा था, तो जनरल टेलर ने। और सांची के स्तूप को यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल किया गया है वो आपको 1989 में, कितना है, 1989 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सांची के स्तूप को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, 1989 में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको बौद्ध स्तूप है, मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप है, जो कि आपको मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, रायसेन में स्थित है, क्या है, स्थित है। और इसका निर्माण मौर्य वंशीय शासक अशोक ने क्या कहते हैं कि आपको करवाया था। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए अगला कह रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो साथियों शेरशाह जो था वो आपको हुमायूं को क्या कहता है कि आपको परास्त किया था, और भी दो दो बार। देखिए यानी कि एक बार आपको 1539 में और एक बार आपको 1540 में। यहाँ से याद रखिएगा कि 1539 में जो हराया था वो आपको चौसा के युद्ध में, किस युद्ध में हराया था, चौसा के युद्ध में। पूछा जाता है कि हुमायूं जो है पहली बार, ठीक है ना, शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो आप क्या कहोगे बताओ। तो कहेंगे चौसा का युद्ध। क्या कहिएगा, चौसा का युद्ध, ठीक है ना। ये जो चौसा का युद्ध होता है 1539 में, बड़ी मुश्किल से हुमायूं जो होता है अपनी जान बचाकर, क्या होता है कि एक निजाम नामक भिश्ती के माध्यम से जो होता है वो आपको भागता है। 1540 में जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, बिलग्राम, या इसी को कहते हैं कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है कि आपको हुमायूं जो होता है शेरशाह से अंतिम रूप से क्या होता है, पराजित होता है। और उसको भारत से बाहर निर्वासित जीवन जो होता है वो आपको 15 साल व्यतीत करना होता है, ठीक है ना। तो शेरशाह आपको एक अफगान शासक थे, ठीक है ना, जिनका मकबरा आपको बिहार के सासाराम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हुमायूं को दो बार कब कब परास्त किए थे, 1539 और 1540 में। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो साथियों जहांगीर का शासनकाल अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1605 से 1600 के दरमियान थे, तब आपको 27। यही जहांगीर का क्या है कि आपको शासनकाल है। तो सभी मुगल बादशाह के शासनकाल को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जहांगीर को जो है हम लोग सलीम के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। अनारकली और सलीम की जो प्रेम कहानी जो आप सुनते होइएगा, अनारकली डिस्को चली, ठीक है ना। तो अनारकली जो थी वो आपको जहांगीर की क्या थी कि आपको मतलब कि प्रेमिका थी, क्या थी, प्रेमिका थी। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको सलीम। और जहांगीर ने क्या किया था कि अनारकली के मकबरा का भी क्या किया था कि आपको निर्माण करवाया था 1615 में लाहौर में। कहा, लाहौर में। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि लाहौर में, कहा, लाहौर में क्या हुआ था कि आपको अनारकली के मकबरा का क्या हुआ था साथियों, कि आपको निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो आपको जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का क्या कहा जाता था, आपको स्वर्ण काल जो है वो आपको कहा जाता है। और इस जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ 1599 में क्या कर दिया था कि आपको विद्रोह कर दिया था। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से कवर कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे, और आगे के जो प्रश्न है क्या कर रहा है उस पर हम लोग विचार करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब जो है क्या है। देखिए कह रहा है शांति, धर्म, सार्वभौमिक शांति, विरासत। तो देखिए तो इसका मतलब हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। तो ये जो सुलह ए कुल की नीति है यह आपको अकबर के द्वारा क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि सुलह ए कुल की नीति को कौन शुरू किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, अकबर ने। अकबर का उद्देश्य था सार्वभौमिक शांति, इसलिए उसने इसको क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखनी आती है। जो 96 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अकबर जो था दीन इलाही धर्म को भी क्या किया था, शुरू किया था 1581 में। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और दीन इलाही धर्म के जो प्रथम पुरोहित थे वो आपको महेश दास यानी कि बीरबल थे, ठीक है ना। तो इस सभी बात को देख लेना। आपको आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है जीतल क्या था, शस्त्र, वाद्य, सिक्का, उपाधि। तो देखिए तो जीतल जो था वो आपको एक सिक्का था, क्या था, सिक्का था। मुगल काल में चलने वाले जो सिक्का था उसको क्या कहा जाता था, आपको जीतल। देखिए बहुत सारे सिक्के उसमें चले हैं, लेकिन मुगल काल में चलने वाले
कुछ प्रमुख सिक्कों में आपको क्या था कि आपको जीतल भी था, तो इसको आपको याद रखना है। तो 97 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था, ठीक है ना। तो देखिए तो ताजमहल जो है वो आपको शाहजहां ने क्या किया था कि आपको बनवाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे है, याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर। और ताजमहल किसके याद में बनाया गया साथियों, तो कहेंगे मुमताज महल के याद में क्या हुआ था कि आपको बनवाया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ताजमहल का निर्माण अवधि क्या है, तो 1632 में बनना शुरू होता है और 1653 में यह बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है। तो इन चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है कि 1632 से 1653 के बीच में जो होता है तो आपको क्या होता है कि ताजमहल बनकर तैयार होता है। और ताजमहल को यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में 1983 में क्या किया था कि आपको शामिल किया था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि ताजमहल के वास्तुकार जो थे कौन थे, तो साथियों ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो आपको उस्ताद ईसा थे। ये सब आपको पढ़ाया, इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। ताजमहल के जो आपको देख रेख किया था बनने में वो आपको अहमद लाहौरी ने किया था। तो इस सब चीज को आपको देख लेना है। बाबर तो याद रखिएगा मुगल वंश के संस्थापक थे और इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का जो है वो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप 98 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। मतलब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो कहेंगे शाहजहां। कौन नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर। आगे चलिए देखिए क्या कर रहा है। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो आपको हेमू को। किस पर आया था, हेमू को, या इसी को कहते हैं हम लोग हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू क्या था कि आपको शासक था। तो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई होता है 5 नवंबर 1556 को, और इसमें मुगल सेना का जो नेतृत्व करता है वो आपको बैरम खां करता है। कौन करता है, बैरम खां। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए तो पानीपत के साथ जो 3 युद्ध होते हैं, क्या होते हैं, 3 युद्ध होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा पानीपत, क्या कहेंगे, पानीपत के युद्ध। देखिए और पूरा हो जाओ सब तुम। देखिए यहाँ पानीपत का जो युद्ध होता है वो आपको 3 होते हैं, क्या होते हैं, 3। तो देखिए तो पानीपत के 3 युद्ध कौन कौन हुआ था, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो प्रथम युद्ध जो होता है ना वो आपको 1526 में, कितना है, 26 में, याद रखिएगा। दूसरा 1556 में, और तीसरा जो होता है 1761 में। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था, तो बाबर और क्या कहेंगे इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा अकबर और क्या कहेंगे हेमू के बीच। तीसरा मराठा और अफगानों के बीच। तो पहले में जो होता है बाबर जीतता है, दूसरे में जो होता है आपको अकबर जीतता है, और तीसरे में जो होता है वो आपको अफगान जीतता है। और पानीपत की यह जो युद्ध भूमि है साथियों वो आपको हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या कर रहे हैं सुनिए, करा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। ऑप्शन ए करा पांडव, कौरव, संथाल, मंगोल। तो देखिए कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीता था वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको पांडवों ने। क्या है, पांडवों ने। यहाँ से याद रखिएगा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है का, तो आपको हरियाणा में, कहा है, हरियाणा में है। और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, ठीक है ना, वो आपको 18 दिनों तक जो था पांडवों और कौरवों के बीच में चला था। और अंततः पांडवों की क्या होती है कि आपको जीत होती है। तो ये जो कथा वस्तु है ना वो आपको महाभारत से क्या है कि आपको संबंधित है। तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो साथियों आज हम लोग 2021 के सभी प्रश्नों को क्या कर लिए कि आपको फुल एनालिसिस जो है वो आपको हम लोग कर लिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो बहुत ही अच्छी लगती हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए साथियों आज की इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।